अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम फोर्थ ईवीएस टीएस फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, डिस्कस करेंगे जितना हो सके। आज पार्ट 1 पार्ट 2 की तरह डिवाइड करके फोर्थ क्लास को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का जो है, ऑलरेडी मैं थर्ड ईवीएस कर चुकी हूँ टीएस की। वो एक मरतबा आप लिंक में जाके, यानी कि आप अपने यूट्यूब चैनल है इसके अंदर आप जाके देख लें। तो फर्स्ट लेसन है आज का, ख़ानदानी निज़ाम और तब्दीलियाँ, यानी कि ख़ानदान मतलब जो फैमिली सिस्टम है उसके अंदर तब्दीलियाँ कैसे आती है। एक आके आपको ख़ानदान बोलते ही एक आइडिया आ जाता है कि ख़ानदान के अंदर अम्मी अब्बू भाई बहन इनो सभी रहते, और मुश्तरका ख़ानदान इनफरादी ख़ानदान ऐसा डिवाइड होके है। तो ख़ानदान में नए फ़र्द की आमद आने से क्या होती, ख़ानदान के अंदर तब्दीलियाँ होती, यानी कि एक मेंबर ऐड हो जाते बोल के। तो उसके साथ साथ या बच्चे की पैदाइश हो, अब इससे पहले हम लोग बोले तो ये हो जाता। सेकंड रीज़न आके शादियाँ, शादियाँ करने से भी क्या होता, फैमिली के अंदर चेंजेस करने का आते। और उसके साथ साथ आके नए मुकाम को मुंतकिल होना। अगर नए मकाम को एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल होते हैं बोले तो वहाँ पे क्या होता बोले तो मुश्तरका ख़ानदान पे पहले ऑलरेडी रहते, तो बाहर जाके कुछ ट्रांसफ़र्स वगैरह होते तो दूसरी जगह पे जाके रहना पड़ता। तो वहाँ पे क्या करते बोले तो अपना घर दार छोड़ के वहाँ पे जाने का रहता। सिर्फ साथ में अम्मी अब्बा और बच्चे जाते। तो वहाँ भी क्या होता बोले तो ख़ानदान के अंदर तब्दीली होती। एज़ इट इज़ आके आपको यहाँ पे देखो एग्जाम्पल भी बच्चों का दिया गया है किस तरह से होता बोल के, और क्या क्या चेंजेस होते बोल के। तो आजकल के ख़ानदान कैसे हैं, कल कल कैसा था आज कैसा है बोल के यहाँ पे है ऐसा इसके बारे में। तो पहले ज़माने के अंदर आके माजी में अक्सर मुश्तरका ख़ानदान हुआ करते थे। तो माजी के अंदर क्या थे कहते, ज़्यादातर मुश्तरका ख़ानदान यानी कि जॉइंट फैमिलीज हुआ करते थे, जैसे कि दादा दादी चाचा चाची ताया ताई फुप्पू फुप्पी और उनके बच्चे। तो एक ही ख़ानदान में मिलजुल कर रहते थे। तो खुशी और गमी जो भी आए मौके एक दूसरे के साथ देते थे। लेकिन मौजूदा दौर में अफराद की तादाद आहिस्ता कम होती जा रही है। तो ज़्यादातर मौजूदा दौर के अंदर यहाँ पे देखो, मौजूदा दौर के अक्सर ख़ानदान माँ बाप और बच्चों पर ही मुश्तमिल हैं। ऐसे ख़ानदान को इनफरादी ख़ानदान या न्यूक्लियर ख़ानदान कहा जाता है। तो देखें यहाँ पे आके आपको यहाँ पे आके आपको देखो, पहले ज़माने में कौन सा था ख़ानदान बोले तो मुश्तरका ख़ानदान। तो फ़िलहाल कौन सा है बोल के पूछा तो आपको इनफरादी ख़ानदान या न्यूक्लियर ख़ानदान भी बोलते हैं, इसको याद रखिए। इनफरादी ख़ानदान को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर ख़ानदान भी बोलते हैं। तो अब के ज़माने में क्या है, न्यूक्लियर ख़ानदान, यानी कि माँ बाप और बच्चे ये चार ही रहना, मतलब ये माँ बाप और बच्चे एक ही रहना। अब के ज़माने के अंदर पूरे लोग मिलने का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे देखो थोड़े बहुत कुछ लोग अपने वालिदैन को ओल्ड एज होम्स में भी रख रहे हैं ऐसा, और कुछ आके अपने बच्चों को भी तालीम तरबियत के नाम से हॉस्टल्स में भी रख डालते हैं। तो पहले ज़माने में ऐसा नहीं था, बल्कि सब मिलके थे और स्कूल जाते थे वहाँ के क़रीब के और घर को आ जाते थे। लेकिन ऐसा आके क्या हो रहा, चेंजेस होते हैं बोल के यहाँ पे दिखाई दे रहा। तो पहले ज़माने के अंदर जो मुश्तरका ख़ानदान थे जिससे बहुत सारे फ़ायदे होते थे, क्योंकि बड़े लोग थे तो सलाह लेना हो, कुछ डिस्कशन करना हो, कुछ भी सलाह लेनी हो, ये पूरा उनके पास हम लोग दर्स से यानी कि तरबियत सीखते थे, कैसे रहना क्या रहना, कैसी आदतें होनी चाहिए। तो मुश्तरका ख़ानदान से बहुत सारे फ़ायदे हुआ करते थे। दादी दादबा कहानियाँ सुनाते थे बच्चों को, बच्चों के अंदर क्या बोलते हैं अखलाकियत बढ़ती थी। लेकिन यहाँ पे दादी दादा नहीं रहने की वजह से अब के ज़माने में तो बच्चों को अखलाकी कहानियाँ बोलने वाले कम हो गए, और साथ में उनको यानी कि फैमिली वालों को जो रहते हैं ना, अम्मी अब्बू को सलाह देने का, कुछ काम करने से पहले बड़ों से पूछने का, ये पूरा आपके ज़माने में नहीं है, क्योंकि मुश्तरका ख़ानदान अब ख़त्म होकर इनफरादी ख़ानदान में कन्वर्ट हो गया है बोल के। तो उसके बाद देखो ख़ानदानी ज़िंदगी घरेलू अशिया, ये तो आपको मालूम ही है घर के अंदर कौन सी अशिया का हम लोग इस्तेमाल करते बोल के। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेसन देखेंगे मुख्तलिफ़ अक़साम के खेल और उसूल, यानी कि हर एक खेल के अंदर भी थोड़े बहुत उसूल होते, इसको अपनाना ज़रूरी होता। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे बोले तो एक एग्जाम्पल के साथ है कबड्डी। खेलों के थोड़े उसूल रहते हैं, तो उतने खेलों को तो हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते ना। तो हमारे यहाँ कौमी तौर पे यानी कि मकामी यानी कि लोकल एरिया के अंदर क्या खेलते हैं, स्कूल्स के अंदर क्या खेलते हैं, उसको एग्जाम्पल लेके समझे बोलो आप बच्चों को, ईज़ी से उसको याद रख सकते। तो देखो यहाँ पे कबड्डी को लेके यहाँ पे एक आपको समझाया जा रहा है कि कबड्डी के भी थोड़े बहुत उसूल होते हैं, इसको आके आपको याद रखना बोल के। ये देखो यहाँ पे जो दरमियानी जो लाइन है, इसको दरमियानी लाइन बोलते हैं।
हम तो दरमियानी है, उसको दरमियानी लाइन बोलते हैं, इसको बार्क लाइन और बार्क इसे ऐसा बोलते हैं। तो आपको मालूम है ना इसके प्रोसेस क्या है क्या नहीं बोल के। अगर हार के इधर ये टीम वाला हार जाता है तो यहाँ पे जाके बैठता है, ये टीम वाला हार जाता है तो ये पीछे जाके यहाँ पे बैठता। तो यहाँ पे ये लाइन पे टच होके आना है, अगर टच होके नहीं आए समझो आउट हो जाते। तो कबड्डी कबड्डी बोल के आपको बिना सांस रुकाए भी बोलते चलना कंटिन्यू से। अगर सांस रुक गई यानी कि कबड्डी बोलना रुक गए जाते वक्त यहाँ तक टच नहीं करे तो वो जब भी क्या होता आउट करने का करार देते। ये आपको मालूम ही है। तो कबड्डी खेलते वक्त तो थोड़ा बहुत हम लोग क्या करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। तो यहाँ पे यही बात हो रही थी। तो यहाँ पे उसूल देखो, उसूल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। खिलाड़ी को चाहिए कि वो दरमियानी या सेंटर लाइन से शुरू करते हुए बारीक लाइन को छूकर अपने कोर्ट में वापस आने तक मुसलसल कबड्डी कबड्डी बोलते रहना। अगर नहीं करे तो आउट हो जाते। खिलाड़ी को चाहिए कि वो दरमियानी लाइन से कबड्डी कबड्डी कहना शुरू करे और दरमियानी लाइन पर आकर कबड्डी कहना छोड़ दे। ये एक सांस में मुसलसल कहता रहेगा। अगर दरमियान में सांस तोड़ दें या कबड्डी कबड्डी कहना छोड़ दें तो भी उसको आउट कर डालते। अगर मतलब कबड्डी कबड्डी कन्फर्म से बोलते रहना। ओके। अगर देखो अगर कोई खिलाड़ी मुताल्लिक़ा कोर्ट की हदूद से बाहर चला जाए तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कबड्डी खेलने के लिए आते बस, मतलब यहाँ पे जाता। अगर इधर भी चल गया समझो, बाई मिस्टेक इधर भी गिर गया समझो, जब भी आउट करने का करार दे डालते। आउट होने वाले खिलाड़ियों को चाहिए कि वो कोर्ट के पिछले हिस्से में तरतीबवार बैठे। तो मैं आपको ऑलरेडी बोली थी ना, यहाँ पे ये टीम अगर से आउट होती है, ये टीम आउट होती है तो यहाँ पे जाके बैठती, ये टीम आउट होती है तो यहाँ पे जाके बैठती, ऐसा होता। और उसके बाद देखो यहाँ पे खिलाड़ियों के लिए ज़रूरी है कि उनके नाखून बड़े ना हो, क्योंकि दूसरों को तकलीफ़ होती ना। अगर पकड़ने गए जब क्या होता, नाखून उनको लगता, खून आता, उनको तकलीफ़ होती ना, इसके लिए नाखून नहीं रहना। खिलाड़ियों के अपने जिस्म पर किसी भी किस्म का तेल या रोगनी शय ना लगाएं। अगरचे लगाते हैं तो क्या होता, उनको पकड़ने गए जब फिसल जाता, जब वहाँ पे नाइंसाफ़ी हो जाती ना। अगर पकड़ को भी फिसल गया तो भी किसकी गलती, वो जो तेल लगाए थे ना उनकी इतना गलती, इन्होंने इतना मेहनत करके उनको पकड़ने भी गए, अगर फिसल गया हाथ है तो किनका ये हो जाता। इसके लिए ऐसे वक्त में भी आके खिलाड़ी तेल या रोगनी अशिया नहीं लगाना, मतलब चीटिंग नहीं करना। बल्कि खेलने के दौरान खुसूसन लड़कियों को चाहिए कि वह एक दूसरे के बाल या चोटियाँ पकड़कर ना खींचें। तो आप लोग चोटियाँ निकाल के बोल के तो नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा बाल ना को खींच लो बोल के, इसके अंदर थोड़े उसूल हैं। तो इसमें क्या समझाता है आपको बोले तो लिखने वाले जो टेक्स्ट बुक है, हर एक स्कूल में हर एक बच्चा रहता, तो पूरे उसूल तो हम लोग समझा नहीं सकते। एक कबड्डी का उसूल लेके आपको क्लियर से समझाने की कोशिश हो रही है कि हर एक खेल के लिए एक उसूल करने का रहता बोल के। तो दीगर खेल के उसूल भी इस तरह से रहते, आपको हर एक भी उनके खेल उसूल रहते। उसूल क्यों ज़रूरी है, देखो अगर हमारी लाइफ मकसद के बिना रही समझो, वो लाइफ नहीं होती। उसी तरह से खेल एक परफेक्ट वे से खेलना बोले तो उसूल करने का इम्पॉर्टेंट है। अब ज़िंदगी अच्छी तरह से जीना बोले तो भी ज़िंदगी का एक उसूल रहना भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से एक परफेक्ट वे मिलता है, उसको एक परफेक्ट रास्ता मिलता है अगरचे उसूल को अपनाए तो। अगर खेलते हैं सो खेलते हैं बोले तो कुछ भी फ़ायदा नहीं होता, उसके लिए उसूल क्या है, ज़रूरी होते हर एक काम के लिए भी। तो यहाँ पे उसी के साथ साथ हम सड़क का भी देख लें। सड़क पर हादसात की रोकथाम के लिए ट्रैफिक के उसूल होते हैं, यानी सुर्ख लाइट रोशन होने पर रुक जाएं, सब्ज़ लाइट के रोशन होने पर आगे बढ़ें। इसको सिग्नलिंग सिस्टम कहा जाता है। तो आप देखे होंगे ना, अगर से रेड लाइट पड़ती है तो रुक जाते हैं हम लोग। फिर क्या है देखो, ये जो येलो लाइट पड़ती है तो रेडी से रहते हैं, मतलब इंजन ऑफ कर देते ना, तो रेडी से रहते हम। कब ग्रीन सिग्नल पड़ता बोल के, ग्रीन सिग्नल पड़ते ही आगे बढ़ जाते। याद रखो, ये भी पूछा था प्रीवियसली। रेड सिग्नल पड़ते ही रुक जाते, येलो पड़ते ही स्टार्ट करते, एक बाइक या कुछ भी हो रेडी से रहते, और ग्रीन सिग्नल पड़ते ही आगे बढ़ जाते। तो ट्रैफिक के उसूल रखने से क्या होता है, सड़कों के हादसा चलने से रोकते। तो ऐसा मतलब एक खेल हो या एक लाइफ हो, उसके अंदर से स्ट्रगल्स वगैरह मुश्किलात नहीं पड़ना बोले तो उसके जो उसूल रहते हैं उसको उसके वेस के बिना पे चलते रहना हमें। अब सड़क के उसूल को हम लोग अपनाते नहीं हैं तो क्या होता, जाके हादसात में अपनी जान गंवा देते। इसलिए उसूल को अपनाना चाहिए बोल के यहाँ पे दिया। और एक इम्पॉर्टेंट बात देखो, इस तरह का इंतज़ाम चौरास्तों पर किया जाता है। तो 4 रास्ते आपको दिखाई देते थे ना, वहाँ पे करते हैं। क्यों बोले तो आने वाली गाड़ी इधर की उधर की मतलब हादसात नहीं होना बोल के।
और ट्रैफिक में फंस ना जाएं और बगैर किसी रुकावट के आसानी के साथ चल सकें। सड़कों पर हमेशा बाएं जानिब से चलें, याद रखिए, सड़कों पर हमेशा बाएं जानिब से चलना चाहिए, ये सड़कों पर चलने का उसूल है। तो हर हमेशा हम लोग बाएं जानिब से ही चलना चाहिए। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे हम लोगों को अगर हम लोग को एक क्रॉस करना है, कुछ मतलब इधर तरफ से उधर जाने का है, तो ज़ीब्रा क्रॉसिंग हम लोग को बहुत हेल्प होती। ये देखो कैसे रहती बोले तो सफ़ेद और सियाह पट्टी, देखिए आप, यहाँ पे सियाह है, यहाँ पे सफ़ेद है। तो इस तरह का ये जो ज़ीब्रा के ऊपर जो शक्ल आती ना, सेम एज इट इज़ ए ज़ीब्रा क्रॉसिंग, उसी तरह का रहता। ये आपको हादसा से बचने के लिए यूज़ होता। अब हम लोग को अर्जेंट से एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, तो हम लोग क्या करते, सडनली चले जाते। ऐसा करने से क्या होता, फास्ट से गाड़ी आती रहती, वो आपको हादसा हो सकते। तो बीच बीच में क्या करते बोले तो ऐसे ज़ीब्रा क्रॉसिंग करने का रखते। यहाँ पे क्या होता बोले तो आने वाली गाड़ी बहुत स्लो आती है, क्यों बोले तो यहाँ पे ज़ीब्रा क्रॉसिंग है ना, मतलब पार करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे बोल के, यहाँ पे स्लो आती गाड़ी। ट्रैफिक उसूल की तरह स्कूल के भी चंद उसूल होते हैं। तो यहाँ पे देखो, डायरेक्ट उसूल आके स्कूल के होते करो नहीं बोले, जैसा स्टार्टिंग के बच्चों की मनपसंद खेल करने के, खेल से स्टार्ट करके खेल का बोले, कबड्डी का बोले, फिर आके क्या बोलते हैं, सड़क का बोले, सड़क के अंदर स्पेसिफिकली आके ज़ीब्रा क्रॉसिंग के बारे में बोले। तो ऐसा आते आते आखिर को कहाँ पे लगे, स्कूल तक लगे। तो स्कूल के लिए भी चंद उसूल होते हैं, जैसे कि टाइम टेबल, टाइम पे आना और टाइम टेबल को फॉलो होना, और आके खेल के घंटे को अच्छी तरह से उसको उस वक्त ही खेलना, और दोपहर का खाने का मतलब खाना टाइम पे खाना, और प्लेज को टाइम पे यानी कि प्रेयर को टाइम पे आना। ये पूरे क्या होते बोले तो स्कूल के भी थोड़े बहुत उसूल होती हैं, बच्चे उसको अपनाने से क्या होता बोले तो बच्चा अच्छी तरह से क्या होता, हर तरह का डेवलपमेंट बच्चे के अंदर आता बोल के, और हर तरह से वो फिज़िकली मेंटली हर तरह से वो फिट रहता। अगर सही तौर पे बच्चा आता है प्लेज को, प्रेयर को बोले तो, अब बच्चे के अंदर आके उसका मेंटली कैसा था बोले तो बहुत फिट रहता। और उसके बाद आके बच्चा दोपहर के वक्त आके क्या बोलते सो अच्छी तरह से खाता है तो फिज़िकली फिट रहता, और वो टाइम पे खेलता है तो फिज़िकली फिट रहता। ऐसा बच्चों को उसूल कई रखते बोले तो उसको अपनाने से उनकी ज़िंदगी एक सही रास्ता मिलता बोल के स्कूल से ही क्या करते हैं, या हर एक चीज़ में भी उसूल करने का रखते, जो उस चीज़ को अच्छा और मौसर बनाता। उसके बाद आके क्या खेल सब खेल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगरचे कुछ खेलें ऐसे रहते हैं जिसको फुदकना, आंख मुचोली, टीनी कॉयट, रस्सी, ये पूरा आके आपको सिर्फ लड़कियां खेलते बोल के बोलता, लेकिन यहाँ लड़के क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल ऐसा खेलते बोल के बोलता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, लड़कियां हो लड़के कुछ भी खेल सकते हैं। लड़कियां सिर्फ और सिर्फ रस्सी का खेल वही खेलती नहीं है, कौन से भी खेल खेल सकती हैं बोल के यहाँ पे आपको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि लड़की सिर्फ एक काम ही करना, लड़का वोच करना, ऐसा नहीं होता। लड़की भी लड़के जैसा काम कर सकती है, कोई सा भी हो, स्पोर्ट्स हो, जॉब हो, कुछ भी हो। तो मेरी कॉम क्या है बोले तो यहाँ पे बॉक्सर है, मिताली राज आके आपको यहाँ पे क्रिकेटर है, विश्वनाथ आनंद आके चेस है, और साइना नेहवाल देखो हम यहाँ पे एक एक करके देखो, गगन नारंग क्या है देखो यहाँ पे शूटिंग है, कन्नम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग है, कोनेरो हम्पी चेस, यानी कि आपको हर एक जगह पे यहाँ पे पूरे आपको क्लियर से दिखाई दे रहा हूँ मैं। सिर्फ और सिर्फ एक के बेस पे आके आपको डिसाइड करना नहीं है कि वो स्पोर्ट्स वो खेलते ये खेलते बोल के। तो यहाँ पे कौन कौन से खेल खेलते कहने का ये इंपॉर्टेंट हो जाता आपका। तो ख़वातीन ही नहीं बल्कि हर एक भी क्या कर सकते बोले तो आगे बढ़ सकते, तमाम मैदानों के अंदर अपना नाम रोशन कर सकते बोल के। तो आपको ज़्यादातर खेल में जीत हार भी होती रहती, तो इसको हम लोग लाइट ले लेना, यानी कि लाइफ बोले तो दुख भी था सुख भी था बोल के इसको लाइट ले लेके आगे बढ़ते रहना। तो ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रहती ना, जो खेल में हार जीत होती रहती, इसको एक साथ समझना, और उसके साथ साथ आके जो जीते रहते ना उनको क्या करना बोले तो अप्रिशिएट करना, यानी कि खैर सगाली या टीम को फातह कहते हैं, यानी जो जीती रहती ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीत हासिल करने वाले शख्स को या फातह बोलते हैं, यानी कि फतह हासिल करना। वैसा बोल के उनको देख को हम लोग गमगीन ऐसा नहीं होना, समझना कि खेल में जीत हार होती रहती, उसी तरह से लाइफ में भी क्या होती, कामयाबी नाकामयाबी मिलती रहती, हम आगे बढ़ते रहना। बल्कि लड़के और लड़कियां दोनों भी मसावी हैं बल्कि यहाँ पे हम लोग को मानना है। और उसके बाद आके बच्चे आके ये पूरा देखने के बाद यहाँ पे देखो इम्पॉर्टेंट है, बच्चों को चाहिए कि रोज़ाना खेलें, ये बच्चों का हक़ है,
तो यहाँ पे देखो मुनासिब वक्त कब है बोले तो शाम के 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो वक्त था वो बहुत ही मुनासिब रहता। ये आके इम्पोर्टेंट आपको पूछने के चांसेस हैं। तो बच्चा खेलने से क्या होता है बोले तो बच्चे का जो बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन था अच्छी तरह से वो सर्कुलेट होता, और बच्चा मतलब लेज़ी नहीं हो जैसा अच्छा एक्टिव भी रहता। जब आपका ब्लड सेल्स आपका सर्कुलेशन हर एक बॉडी पार्ट्स के आपकी उंगली तक भी अच्छी तरह से पहुंचता है बोले तो खेल खेलने से ऐसा होता। और उसके बाद आपको थकान महसूस नहीं होती और हर हमेशा आप एक्टिव रहते, बेजारी महसूस नहीं करते, और आपका जिस्म मजबूत होता और वह हमेशा तंदुरुस्त रहते। इस तरह से रहने से क्या होता बोले तो बॉडी के अंदर जितने भी आपको नमकियात यानी कि बाहर खारिज करदा यानी कि पसीना वगैरह जो भी गंदा आता वो पसीने की शक्ल में बाहर आ जाता, जिसके ज़रिए से बच्चे तंदुरुस्त और चुस्त रहते। तो खेल के नताइज आपको देखो यहाँ पे, तो इस तरह से हम खेल के अंदर आगे बढ़ें तो हम लोगों को देखो इसमें एक इंडिया की तरफ से एक 2011 में हमारे क्रिकेट टीम ने आके क्रिकेट का आलमी वर्ल्ड कप जीता था, जो क्रिकेट के अंदर है। कब है ये देखो 2011 के अंदर है। तो इसमें आके कन्नम मल्लेश्वरी से, तो इसमें बल्कि मतलब साथ में दूसरे भी हैं जो हमारे हिंदुस्तान के लिए ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेकर तमगे हासिल किए हैं। तो इनसे देख को हम लोग क्या सीखना है बोले तो हमें पढ़ना नहीं है बल्कि स्पोर्ट्स में भी रहना है, और इनको हम लोग इंस्पिरेशन लेके हम भी क्या करना है हिंदुस्तान के लिए, हम भी एक कप लाने की और आगे बढ़ने का सोचना। तो सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ने से नहीं होता बल्कि स्पोर्ट्स के अंदर भी हम लोग दिलचस्पी ला लेना। बल्कि उसके बाद देखो हम लोग मुख्तलिफ़ अक़साम के जानवर के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि हमारे अतराफ़ व अकनाफ़ पौधे के साथ साथ खेलों के साथ साथ फ्रेंड्स के साथ साथ जानवर भी रहते। तो यहाँ पे देखो हम लोग बेसिकली किसके बारे में हम लोग डिस्कस करते बोले तो किस जानवर के कान बाहर नज़र आते हैं। सिंपल सी बात है, आपको मालूम है ना किस किस के कान बाहर नज़र आते हैं। यानी कि आप इंसान को देखिए, इंसान का कान बाहर नज़र आता, आप बैल को देखिए, बैल का कान बाहर नज़र आता, और किस किस के कान बाहर नहीं मतलब बैरूनी तौर पे नहीं दिखाई देते। आप छिपकली को देखो, बैरूनी तौर पर दिखाई नहीं देते। परिंदों को देखो, बैरूनी तौर पर आपको दिखाई नहीं देते, बल्कि सुराख टाइप का आपको दिखाई देता रहता। तो आप जानते हैं कि कान सुनने में मदद देते हैं। हो मालूम है हम लोगों को परिंदों के कान बैरूनी तौर पर नज़र नहीं आते। परिंदों के सर के दोनों जानिब 2 सुराख होते हैं। आमतौर पर ये सुराख परों से ढके होते हैं और सुनने में मदद देते हैं। तो परिंदों के अंदर आपको कान नहीं रहते। तो कान की ने जैसा उसमें सुराख मतलब छोटे छोटे सुराख होने का पाए जाते। अगर आप छिपकली का मुशाहिदा करेंगे तो देखे होंगे आप सुराख रहते हैं उसको, और जो सुनने में मदद देते हैं उसको। तो लेकिन हम आसानी के साथ इनकी शनाख्त नहीं कर सकते। सांप की जिल्द इर्तियाश के ज़रिए आवाज़ की शनाख्त करती है। इम्पॉर्टेंट देखो, सांप को कान नहीं रहता बल्कि वो जिल्द के इर्तियाश की ज़रिए से आवाज़ की शनाख्त करता। आवाज़ की शनाख्त कैसा करता, उसको कान नहीं रहते लेकिन जिल्द के इर्तियाश के ज़रिए से, यानी कि उसके स्किन जब ज़मीन को लगता ना, तो कोई दूर से आता है तो ज़मीन का जो अल्लाह ताला से क़ुव्वत रखा है जिल्द के अंदर, जो भी बाजू का शय चलता है या कुछ चीज़ है तो उसकी इर्तियाश की मदद से वो पहचान लेता कौन आता है, क्या आवाज़ आ रही बोल के। ये जिल्द किसकी है, तो यहाँ पे देखो हम लोग ईजी से जिल्द के बेस पे हम लोग जानवरों की शनाख्त कर सकते। ये छमना को बोलना चाहता है इसने। जिल्द जिस्म के तमाम अज़ा की हिफाजत करती है। तो जिल्द पर पाए जाने वाले बालों का रंग और उनकी तरतीब जानवरों की शनाख्त करने में मदद देती है। तो हमें पर्टिकुलर सी ये घोड़ा है, ये शेर है बल्कि हमको कब मालूम होता बोले तो बालों का रंग और उनकी तरतीब जानवरों की शनाख्त तरतीब जानवर उसकी शनाख्त हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर से ये जानवर बोल के हम लोग मान सकते। अब देखो यहाँ पे आपको क्लियर से दिखाई दे रहा, ये क्या होता, ज़ीब्रा होता। अब ये देखो ये क्या होता, देखते ही आप आइडिया आ जाता आपको, हिरन होता, ये गिलहरी होता। तो ये आप किसे किसे ऐड करना चाहते हैं उसको ऐड कर देते हैं आप। तो ऐसा उसी तरह से जिल्द और कान के ज़रिए जानवरों की दर्जाबंदी। तो ये स्किन और जो ईयर है ना, जो कान, उसके ज़रिए से आकर थोड़े बहुत दर्जाबंदी करे हैं। कैसा करे हैं बोले तो तमाम जानवरों के कान और जिल्द एक जैसे नहीं होते। तो चंद जानवरों के जिल्द पर बाल होते हैं और चंद जानवरों के जिल्द पर होते हैं। तो यहाँ पे देखो आप, चंद जानवरों के कान बैरूनी तौर पर नज़र आते हैं और चंद जानवरों के कान बैरूनी तौर पर नज़र नहीं आते। देखेंगे इसका क्या है बोल के। क्या आपने गौर किया,
जिन जानवरों के कान नज़र आते हैं इनकी जिल्द पर बाल होते हैं, ऐसे जानवर बच्चे पैदा करते हैं। जिन जानवरों के कान नज़र नहीं आते उनकी जिल्द पर पाए जाते हैं, ऐसे जानवर अंडे देते हैं। एग्जाम्पल जी, सिंपल से खुद का ले लो एग्जाम्पल। जिन जानवरों के कान नज़र आते हैं, यानी कि आप मतलब गाय को ले लो, उसके कान नज़र आते तो बाहर है, तो उसके स्किन पर बाल रहते तो वो क्या होता, बच्चे देती। अगर जिसके इनकी जिल्द पर रहते यानी कि परिंदे पर रहते तो उन्होंने क्या करते, अंडे देते। देखें आप कोयल को देखे होंगे, कौवे को देखे होंगे, क्या बोलते हैं, बहुत सारे हैं ना आपको परिंदे। तो उसमें क्या होता, जिसके पर होते उसको अंडे देते, जिसके जिल्द पर बाल होते और कान बाहर नज़र आते उन्होंने क्या करते, बच्चे देते। सिंपल सी बात है। अगर बच्चा देते हैं तो बच्चा जा होता, अगर या क्या बोलते हैं इसको, अंडा देते हैं तो बेजा जा होता। ओके, अंडे देने वाले तो बच्चा जा और बेजा जा बोल के बोलते। बच्चा देने वाले जानवर मैमल कहते हैं। वो जानवर जो बच्चे पैदा करते हैं उन्हें बच्चा जा या बच्चे देने वाले या जानवर या मैमल बोलते, मैमल्स बोलते थे, इंग्लिश में है वो। तो जानवरों से होने वाले फ़वाइद, ये आपको बखूबी मालूम है हम लोग को जानवरों से हम लोग क्या क्या करते। जानवरों की खाल से हम चप्पल और ढोल बनाते। जानवरों की बाल से ऊनी कपड़े भी तैयार करते हैं। जानवरों से हमें ग़िज़ाई अशिया हासिल करते हैं। जानवर ज़राअत और हमलो नक़ल में मदद देते हैं। देखो कितना मदद करते, उनकी हर एक, उनका गोश्त हमें खाते, उनके ऊपर का बाल से भी हम लोग स्वेटर्स वगैरह बना लेते, उनकी खाल से हम लोग आके चप्पल और ढोल बनाते। ऐसा कितना हम लोग उसका एक भी वेस्ट नहीं करे, इसका इस्तेमाल करते वैसा। तो देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है बोल के, क्या आप जानते हैं हुकूमत तेलंगाना ने हिरन को हमारे रियासती जानवर करार दिया है। तो हुकूमत तेलंगाना क्या करती है, हिरन को हमारा रियासती जानवर करार दिया है। हमारी रियासत के नल्ला मल्ला जंगलात में हिरन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। मतलब हिरन बड़ी आंखों और सींगों वाला बहुत ही मासूम और ख़ूबसूरत जानवर है। तो ये मासूम है कहते हैं, इसे देखकर बच्चे और बड़े सब ही खुश हो जाते हैं। बेशक सही खुश हो जाते हैं देखो इसे। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात क्या है बोले तो, मतलब हमारे हुकूमत तेलंगाना का रियासती जानवर कौन सा बोले तो हिरन है बोल के, वो याद रखो आप। ये कौन से जंगल में ज़्यादा नज़र आता है आपको, नल्ला मल्ला के जंगलात के अंदर। तो यहाँ पे आप शेर को देखे होंगे, ये हमारा मुल्क का कौमी जानवर है। शेर क्या है, हमारे मुल्क का कौमी जानवर है। क्या हम परिंदों के नमूने तैयार कर सकते हैं, तो इस तरह से हम परिंदों के नमूने तैयार कर सकते हैं बच्चों के लिए, बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जानवरों के बारे में, जानवरों के बारे में और उनकी तर्ज ज़िंदगी, उन्होंने किस तरह से ज़िंदगी गुजारते, उनका बायोडाइवर्सिटी यानी कि उनकी ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा क्या होता, उन्होंने क्या इस्तेमाल करते, उन्होंने कितने साल तक ज़िंदा रहते, ऐसा। तो इंसान भी क्या है बोले तो, इंसान मिलजुल कर ज़िंदगी बसर करता है ख़ानदानों में। उसी तरह से उसको इंसान को समाजी हैवान भी बोलते ना। तो उसी तरह से भी हमारे यहाँ यानी कि हम लोगों को मकान, कपड़े ये सब होना पड़ता। उसी तरह से जानवर को भी क्या है, उसका भी एक मकान रहता, कपड़े बोल के नहीं लो, उसका भी एक मकान रहता, उसकी भी नीड रहती, उसको भी भूख लगती, उसको भी ग़िज़ा होना पड़ता। तो इसमें एक एक करके देखेंगे जानवरों की तर्ज ज़िंदगी। यानी कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेंगे, अब पूरा तो हम लोग समझा नहीं सकते, एक एक का एग्जाम्पल लेंगे। इसमें हम हाथी को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हाथी देखो, एक झुंड में 10-12 हाथी और उनके बच्चे रहते। कितने रहते बोलो, याद इंपॉर्टेंट है, ये सीटेट में भी पूछते रहता ज़्यादा। तो 10 to 12 असल ये क्वेश्चन है, इसका सीटेट क्वेश्चन पेपर नहीं बनता, मोस्टली क्वेश्चन आता था इस पे। तो 10 to 12 मेंबर्स का एक ग्रुप था। तो इसमें बड़े कौन रहते, मादा हाथियों, अक्सर ये ताकि ज़्यादातर मादा हाथी रहते। नर हाथी क्या होता वो तो 15 साल तक झुंड में रहता और 15 साल के बाद क्या होता, वो झुंड से अलग हो जाता। तो आमतौर पर झुंड की रहबरी कौन करती, बड़ी उम्र वाली हथनी करती। अब 15 साल तक नर हाथी चल गया समझो, अब कौन बोलो देखने का, जो बड़ी उम्र वाली हथनी थी ना, वो उसकी रहबरी करते। उसके बाद देखो, अब सुबह सुबह वो क्या करते, बाहर निकलते खाने के लिए, ये पूरा है इसके अंदर है। तो इन्हों आके झुंड में रहने की मेन वजह क्या बोले तो, हाथियों को अपने बच्चों की हिफाजत करने और ग़िज़ा की तलाश करने और दुश्मन से महफूज रहने के लिए मदद मिलती। यानी कि वो अपने आप को महफूज करने के लिए, उनके बच्चों को महफूज करने के लिए या दुश्मन से महफूज करने के लिए और ग़िज़ा की तलाश के लिए क्या करते, वो झुंड में रहना पसंद करते। अगर आप झुंड में हैं समझो, कोई आपको कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आप अकेले हैं समझो, पीछे से वार करते।
तो वैसे ही जानवरों के अंदर भी होता। तो आप ज़्यादातर हम नेशनल ज्योग्राफिक चैनल और डिस्कवरी चैनल के अंदर हम उनके तर्ज़ ज़िंदगी के बारे में देखते होंगे, कैसा क्या आता बोल के बहुत क्लियर से दिखाई देता हूँ उसमें। क्या आप जानते हैं शेर बहुत अच्छे तरीके से शिकार करते हैं, लेकिन इनके छोटे बच्चे शिकार करना नहीं जानते। वो बड़े शेरों के मुशाहिदा करते हुए शिकार करना सीखते हैं। वो ग्रोह में रहते हुए खेल कूदते हुए बहुत सी बातें सीखते हैं। अब हर एक भी ऐसा ही है ना, तो बच्चे आके इनके छोटे बच्चों को शिकार करना नहीं आता, तो बच्चा इन मतलब उनकी अम्मी जो भी शिकार करते थी तो ये देख के सीखते किस तरह से शिकार करना। तो यहाँ पे इमिटेशन हो गया, सीखते। उसके बाद देखिए, जानवर और परिंदे ग्रोहों की शक्ल में ज़िंदगी गुजारते हैं, ये हम लोगों को मालूम है, क्योंकि वो अपने दुश्मनों से महफूज रहने के लिए। और आके यहाँ पे देखो, उसके बाद परिंदे बहुत ऊंचाई से उड़ते हुए फसलों की निशानदेही कर सकते हैं। तो परिंदों की जो आंखें थे बहुत शार्प रहते, वो क्या बोलते, कहीं पर भी फसलों की निशानदेही कर को खाने के लिए रुकते रहते, मतलब उनकी ग़िज़ा कहाँ पे मिलती है उनको आइडिया मिल जाता। तो वहाँ पे यहाँ पे देखो आपको, क्या आप जानते हैं हिंदुस्तान के साबिक़ सदर जमहूरिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बचपन में रोज़ाना समंदर के साहिल पर उड़ने वाले परिंदों का मुशाहिदा करते थे। वो हैरान होते हैं कि ये परिंदे कैसे उड़ते हैं, तो उनकी जो सोच थी ना, ये कैसे उड़ते, ये जाके उनको रॉकेट बनाने के लिए बहुत काफ़ी मदद मिली उनको। इन्हों क्या करें, मुशाहिदा करना, मालूमात हासिल करना, मकसद का तयन करना, इन तमाम बातों पर अमल करते हुए कोशिश जारी रखना जैसे सिफ़ात ही उन्हें एक अजीम शख्सियत बनाया। यानी कि ये परिंदे कैसे उड़ते हैं, क्या हम भी कुछ बना के उसको उड़ाने के काबिल बन सकते, क्या उड़ा सकते क्या, बल्कि इनको एक थॉट आया वो देख के, तो वो थॉट के बेस पे उन्होंने रॉकेट बनाना चालू करे, उन्होंने मुशाहिदा करके कैसा उड़ते, कैसे रहना, उसके पंख की तरह हम लोग सैटेलाइट को क्या फ़िक्स करना है, वैसा पूरा। तो अब तक हम जानवरों के बारे में डिस्कस करे थे, तो परिंदों के बारे में और उनके घोंसले। अब परिंदों का हर एक का भी रहना बोले तो, या गर्मी सर्दी बारिश को बर्दाश्त करना बोले तो उनको घोंसला रहना कंपलसरी, जैसे कि हम लोगों को होना है। तो उसी तरह से यहाँ पे देखो, वो कितने प्यारे प्यारे घोंसले बनाते, आप बखूबी जानते हैं उनके बारे में। तो कितने प्यारे प्यारे खूबसूरत घोंसले बनाते, सही में बहुत ही शानदार। यानी कि वो एक साल ही इस्तेमाल करते हैं उसको, यानी कि सिर्फ एक बार अंडे देने के लिए इस्तेमाल करते, फिर उसको छोड़कर फिर दूसरा बनाते। तो इसमें एक बात क्या है बोले तो, पत्तों और धागों से बनाया हुआ घोंसला कितना खूबसूरत है। दरअसल ये खियात परिंदा यानी कि बिया का घोंसला है, जिसे वो पत्तों और धागों से तैयार करता है। बिया क्या है, एक परिंदा जो पत्तों और धागों से क्या करता है, अपना घोंसला तैयार करता है। वो कौन सा परिंदा है बोले तो, बिया परिंदा या खियात परिंदा बोल के। तो देखो यहाँ पे यही है परिंदा। थोड़ा आप और भी क्लैरिफिकेशन हो तो एक मरतबा गूगल में जाके देखें, क्लियर से दिख जाता आपको उसका। तो थोड़े बहुत आगे घोंसला तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उनको, बहुत महारत के साथ वो घोंसले बनाते। तो आम तौर पर घोंसले आके घास फूस, काड़ियों, धागों, कागज़ के टुकड़ों, नारियल के रेशों, कपड़ों के टुकड़ों या रुई और पत्तों को इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखे होंगे ना, जब बनाते वक्त, जब अंडे देने का वक्त आता तो घोंसले बनाते रहते हैं। जैसे परिंदे मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, वैसे ही इनके घोंसले भी मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। बिया नामी परिंदों में सिर्फ नर ही घोंसला तैयार करता है, जबकि मादा अपने पसंदीदा घोंसलों में अंडे देती है और उन्हें सेती है। तो यहाँ पे बिया नामी एक परिंदा आके क्या करता बोले तो घोंसले तैयार करता करते, जबकि मादा आके अपने पसंदीदा, यानी कि वो इतने सारे घोंसले बनाया तो भी उसमें से अपने पसंदीदा घोंसले में जाके क्या करती, वो अंडे देती है और उसको बच्चे पैदा करती है। तो अंडे देखो उसको सेती है बोल के। ओके, परिंदे अंडे देने से पहले अपने घोंसले तैयार कर लेते हैं। जब इनके बच्चे बड़े होकर उड़ने के काबिल हो जाते हैं तो ये घोंसला छोड़ देते हैं। तो ये परमानेंटली नहीं रखते, बस एक ही मरतबा इस्तेमाल करते, फिर दोबारा अंडे देते वक्त फिर नया घोंसला तैयार करते हैं। इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि परिंदे मुसलसल घोंसले बनाते रहते हैं। तो उसी तरह से हम लोग देखो, कुछ बच्चे दरख्तों पर पाए जाने वाले घोंसलों से नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनसे खेल लेने की करने की कोशिश करते रहते हैं, वो अंडों को ज़ाया करने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसा नको करो बोल के बोल रहा। पाला पिट्ठा यानी कि नीलकुंठा। पाला पिट्ठा तेलंगाना का रियासती परिंदा है। दशहरा त्यौहार के रोज़ नीलकंठा को देखना तेलंगाना के तमद्दुन का हिस्सा है। बास लोग नीलकंठ को देखने को खुशहाल और खुश बख्ती समझते हैं, एक नादिर परिंदा है। तो पाला पिट्ठा क्या है, ये तेलंगाना का रियासती परिंदा है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
क्या आप जानते हैं डॉक्टर सलीम अली परिंदों के बारे में काफ़ी साइंसी मुताला किया है। हिंदुस्तान के मशहूर इल्म तय्युर में उन्होंने परिंदों के बारे में बहुत सी तहकीकात की और किताबें लिखी हैं। तो हम लोग को यहाँ पे इनको पालघंटी अवार्ड भी दिए हैं। तो प्रीवियस टेक्स्ट बुक्स थे ना, मोटे मोटे थे ना, उसमें हुआ करता था इनके बारे में, पालघंटी अवार्ड इनको मिला है। तो ये आके इल्म तय्युर कहलाते। कौन? डॉक्टर सलीम अली। तो परिंदों की हिफाजत हम सबकी ज़िम्मेदारी है। तो हम लोग क्या करना है, तो यहाँ पे देखो एक इम्पॉर्टेंट है, दरख्तों को यहाँ पे सेल टावर्स से ज़्यादातर रेडियाई सिग्नल्स निकलने की वजह से अब के ज़माने में जो चिड़ियाँ हैं वो मादूम हो गए हैं, मर गए हैं। वो क्यों? तो सेल टावर से निकलने वाले जो रेडियाई लहरें हैं वो क्या करते हैं, चिड़ियों को ख़त्म कर देते हैं। तो ज़्यादातर अब सेल टावर्स हो जाने की वजह से अब हम लोग को चिड़िया नहीं देख सकते। जब हम छोटे थे तब हमारे घरों में आके घोंसले बनाते थे, चिड़ियों को आप देखे होंगे। तो वो चिड़िया अब नहीं दिख रही। क्यों? सेल टावर्स की वजह से, उससे निकलने वाली रेडियाई लहरों की वजह से। अब उसके साथ साथ हम हशरात की भी बात कर लेते हैं। तो हशरात, उनकी कॉलोनियाँ, अगर आप देखे होंगे ना, तो हशरात यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल बेस्ट जिसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है इनके बारे में, किस तरह से वो अपना घोंसला, यानी कि देखो यहाँ पे डिकोरी आके जम्बूर का घर यानी कि घरौंदा है। क्या आप कभी मतलब ये मिट्टी से बनाते, क्या कभी आपने इस तरह के घरौंदे देखे हैं? जम्बूर कई किस्म के होते हैं। देखो ये जो डिकोरी है या जम्बूर है, ये वितिन सेकंड में बना देती है, बहुत जल्दी फास्ट। यानी कि आपको एक हाफ एन आवर वक्त उसको देखते बैठ जाओ ऐसे च वो मिट्टी लाती है। वो कहाँ से लाती मिट्टी समझ में नहीं आता, लेकिन वो इतना प्यारा सा घर बनाती है माशाल्लाह। बहुत मतलब जानदार का हर एक घोंसला भी बहुत बेहतरीन तारीफ़ के काबिल हो जाता। शायद उनको देख के हम लोग बनाना स्टार्ट करें, शायद हो सकता है। मादा जम्बूर ही घरौंदे बनाती हैं, याद रखिए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ घोंसले आके इसमें बयानामी आके घोंसला नर बनाते बल्कि बोली थी ना, लेकिन डिकोरी यानी कि जो मादा जम्बूर है वही घरौंदा बनाती है, और ये भी झुंड की शक्ल में रहते हैं। रहीम के आंगन में एक बड़ा दरख्त है, इस दरख्त पर शहद की मक्खियाँ का छत्ता है। तो शहद की मक्खियों के छत्ते के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये भी कॉलोनी के टाइप में रहते, पूरे मिलजुल के एक छत्ते में। एक एक मक्खी के लिए एक एक खाना होता। मक्खी क्या करती है, शहद तैयार करती है। कैसा? रस के ज़रिए से। इस तरह हज़ारों मक्खियाँ छत्ते में एक साथ रहती हैं, इसलिए उन्हें समाजी हशरात कहा जाता है। शहद की मक्खियाँ अपने लुआब से शहद तैयार करती हैं, जिसे वो फूलों को चूस कर जमा करती हैं। ओके, वो शहद की मक्खियाँ अपने लुआब से शहद तैयार करती हैं, जिसे वो फूलों को चूस कर जमा करती हो। तो उसी तरह से हम शहद की मक्खियाँ, डिकोरी, मकोड़ों, दीगर घरौंदों को नुकसान पहुंचाए तो वो आबादी वाले कस्बात पर हमला करते हैं और डंक मारते हैं। हम लोग उनको नुकसान पहुंचाए तो इतना वो हम लोग को नुकसान पहुंचाते, तो हम भी नहीं पहुंचाना, वो भी हम लोग को नहीं पहुंचाते। सिंपल सी बात है। तो चुंटियाँ के बारे में हम लोग बात करें तो ये एक मिसाली समाजी जानदार है जो गृह में रहते और नज़्म ज़ब्त और काम की तकसीम होती है इनकी। तो देखो यहाँ पे रानी चुंटी क्या होती, रानी चुंटी, नर चुंटी और मजदूर चुंटियाँ होते एक ग्रोह के अंदर। रानी चुंटी, नर चुंटी, मजदूर चुंटियाँ। रानी चुंटी क्या करती बोले तो अंडे देती। इनकी हिफाजत करना, बच्चों को ग़िज़ा फराहम करना, बिल तैयार करना, उसकी मरम्मत करना, ये मजदूर चुंटियों का काम होता। तो मजदूर चुंटियाँ क्या क्या काम करती बोले तो वो जो अंडे देती ना उसकी हिफाजत करना, वो जो बच्चे निकलते उसको ग़िज़ा देना, वो बिल क्या तो भी टूटी फूटी है तो उसको तैयार करना, उसकी मरम्मत करना, ये पूरा मजदूर चुंटियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती। तो ये मिट्टी के ज़रिए छोटे छोटे फुट्टे करने का तैयार कर लेते हैं। बिलों में मौजूद हर एक खाने को अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं और वो अपने बिलों को वापस होते हैं। तो उम्मीद कि आप सबका मुशाहिदा यहाँ पे देखो, चुंटी वाकई वज़न 50 गुना ज़्यादातर वज़न उठा सकती है। तो ये आके क्या करते बोले तो इसके सर के जो अगले हिस्से पर दो मुहास पाए जाते हैं ना, एंटीना, ये आके उसको ग़िज़ा की दस्तयाबी के लिए इत्तला या एक दूसरे को देने में, एक दूसरे को इत्तला देने के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं। तो हशरात के कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं। तो ऐसा आज हम देखो, इसलिए हम लोग को परिंदों जानवरों के तय सलाह रहमी करना चाहिए और उनका हयाती तनु यानी कि बायोडाइवर्सिटी यानी कि जीने का हक़ उनको भी होता है। तो हम लोग क्या करना है, उनको कभी भी परेशान नहीं करना है, बल्कि उनके साथ अच्छी तरह का सलूक करना है। तो अब तक हम जितना भी पढ़े हैं ये पूरा आके इम्पॉर्टेंट हो जाता। इसमें एक मरतबा आप रिवीजन कर लें कि कौन से यानी कि थोड़े बहुत मालूम होते हुए अनवा भी मौजूद हैं यहाँ पे। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।